सीमांचल के लोग भोले जरूर हैं, बेवकूफ नहीं है। ये बिहारी है, एक बिहारी सब पर भारी। आए हो आप तमाम लोगों के चहते, आप तमाम लोगों के चहते, आप तमाम लोगों के चहते हमारे मेहमान प्रशासन को पूरी मदद करें, प्रशासन को पूरी मदद करें। आपके शायद आपके बीच कुछ ही देर में आप बैरिकेडिंग ना तोड़ें, आप मदद करें, आप प्रशासन को मदद करें, आप प्रशासन को मदद करें, आप प्रशासन को मदद करें। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, इमरान प्रतापगढ़ी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। दिया गया अपनी सीट छोड़ करके सदर साहब जो आजकल अपनी कयादत की बात करते हैं, पहले लालू के साथ घूमते थे, फिर नीतीश से टिकट लिया और उसके बाद आधे मैदान में छोड़ करके भाग गए चुनाव और आज अपनी कयादत की बात कर रहे हैं। मेरे भाई मैं आपको समझाने आया हूं, सीमांचल वालों आप भोले जरूर हैं लेकिन आप बेवकूफ नहीं है। आपको बहुत सोच समझ के फैसला करना है। ये लड़ाई विधायक जिताने की नहीं बल्कि सरकार बनाने की है और सरकार मोदी और नीतीश की कौन हटा सकता है? तेजस्वी और राहुल की जोड़ी हटा रही है। आप 10 नवंबर को बिहार बदल दो, खुदा ने चाहा तो 24 में हिंदुस्तान की भी गद्दी बदल जाएगी। नरेंद्र मोदी भी जाते जाते बस 2 शेर, क्योंकि हेलीकॉप्टर की तरफ से इशारा हो रहा है, अगली सभा में पहुंचना है। मैं आपसे आखिर में इतना कह के जा रहा हूं कि कुछ याद रहे ना है, लेकिन याद रखना कि लॉकडाउन में जब तुम गुजरात से मार के भगाए जा रहे थे, हैदराबाद में फंसे हुए थे और तुम्हें पानी तक नहीं नसीब हो रहा था, और जब पैदल चल के 1200 1500 किलोमीटर आ रहे थे, तो यही दिल्ली की पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस तुम पे लाठियां बरसा रही थी, मुर्गा बना रही थी, तुम भूखे थे, प्यासे थे। तब इमरान एक नज्म पढ़ता है कि हुकूमत तेरे सारे जुल्मों सितम याद रखेंगे हम, याद रखेंगे हम, लॉकडाउन के वो जानलेवा करम याद रखेंगे हम, याद रखेंगे हम, के अपने घर बार माँ बाप से दूर थे, जुर्म ये था बिहारी थे मजदूर थे, जुर्म ये था बिहारी थे मजदूर थे, पेट खाली था और भूख से चूर थे, फिर भी पैदल ही चलने को मजबूर थे, बसी आंख आंसू से नम याद रखेंगे हम, याद रखेंगे हम। और नीतीश कुमार आपने गद्दारी करी, 2015 में इसी बिहार की आवाम ने आपको मुख्यमंत्री बना दिया था महागठबंधन का, लेकिन आप बीजेपी की गोद में बैठ गए, जिसे आप बहुत झूठा पार्टी बोलते थे। ये बिहार है, ये हर गुनाह माफ कर सकता है लेकिन गद्दारी नहीं माफ कर सकता। तब मैं आखिरी मिसरे पढ़ता हूं कि 15 सालों का बदला लिया जाएगा। अरे पहुंचाओ इन मिसरों पे शोर नीतीश कुमार के कान तक, नरेंद्र मोदी जी के कान तक। मैं फिर से पढ़ता हूं, तैयार रहना। 15 सालों का बदला लिया जाएगा। लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा? नहीं लिया जाएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के पलट के आया है। सरफराज आलम साहब, आपसे मेरा रिश्ता तब जुड़ा जब आपके मरहूम वालिद हयात थे।
और उन्होंने मुझे फोन करके कहा था कि बेटा एक मुशायरा हो रहा है और मैं चाहता हूं कि तुम आओ। तो मैंने उनसे कहा था कि सीमांचल के गांधी, हम तो आपकी तकरीरें जमीन में बैठ के सुनते रहे हैं, आपने हुक्म दिया है तो मैं आऊंगा। मैं हाजिर हुआ था और आज मैं उनके एक बेटे के लिए आपके बीच में आया हूं और संजीदे मसले पे गुफ्तगू करने के लिए आया हूं। बिहार वालों, मैं इस समय पिछले 10 दिन से पूरे बिहार के दौरे पर हूं, गया से लेकर के, और कल समस्तीपुर के हसनपुर में तेज प्रताप यादव जो तेजस्वी के बड़े भाई हैं, उनके लिए तेजस्वी जी के साथ सभा कर रहा था। वहां तेजस्वी जी ने एक बात कही और वो बात मुझे भी बड़ी मजे की लगी। तेजस्वी ने कहा, इमरान भाई, एक तरफ से मेरा हेलीकॉप्टर उड़ता है और एक तरफ से इमरान प्रतापगढ़ी का हेलीकॉप्टर उड़ता है, और इन दो हेलीकॉप्टरों से निपटने के लिए मोदी ने 30 हेलीकॉप्टर भेजे हैं, लेकिन इनका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। इन दो हेलीकॉप्टरों को पकड़ नहीं पा रहे हैं। तब मैंने तेजस्वी जी से कहा कि तेजस्वी जी, हमारे इन दो हेलीकॉप्टरों के मुकाबले मोदी और नीतीश ने 30 हेलीकॉप्टर लगाए हैं। काश इन दोनों बेशर्म हुकूमतों ने लॉकडाउन के दौरान यही 30 हेलीकॉप्टर बिहार के मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए लगाया होता तो शायद कोई भूखा प्यासा न मरता। जो कि हाथ वालों, मैं जानता हूं आप बड़ी कश्मकश में हैं, मैं ये भी जानता हूं कि आप बड़े फंसे हुए हैं, मैं ये भी जानता हूं कि आप फैसला नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आज आप जिस तरह उमड़ के आए हैं, मैं ये समझ गया हूं कि आपने फैसला कर लिया है, और आपने फैसला कर लिया है कि आप सरफराज आलम के साथ खड़े हैं। यहाँ एक सियासी जमात आई है, एक सियासी जमात आई है यहाँ पर। थोड़ी देर संजीदगी के साथ मेरी गुफ्तगू सुनना। ये कैमरे वाले भाई हट जाओ, पीछे वाले को तुम नजर नहीं आ रहे हो तो वो नाराज हो रहे हैं। मैं भी चाहता हूं कि मेरे और मेरे चाहने वालों के बीच में कोई कैमरा दीवार ना बने, सीधे सीधे बराह रास्त गुफ्तगू हो। एक जमात आई है और वो जमात ये कहती है, उसके सदर साहब यहाँ आके कह रहे हैं कि मैंने तस्लीमुद्दीन साहब के छोटे बेटे को टिकट दे दिया। तस्लीमुद्दीन साहब सीमांचल के गांधी थे। मैं तो उनसे बस ये कहने आया हूं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब, आप इन दिनों मुसलसल पूरे सीमांचल में घूम घूम करके सीमांचल के लोगों को इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं, यहाँ की बाढ़ की बदहाली पर तंज कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि मुझे चुनो, मेरे विधायकों को जिताओ तो हम तुम्हें पैकेज देंगे। अरे ओवैसी साहब, पूरे बिहार में लड़ाई सिर्फ दो ताकतों के बीच में है। एक ताकत है मोदी और नीतीश की, और एक ताकत है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की। इन दो ताकतों के अलावा बिहार में जितने हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं उनमें तेल नरेंद्र मोदी भरवा रहे हैं। यही सच्चाई है। किसको मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरे बिहार में ओवैसी साहब जाके वोट मांग रहे हैं? अच्छा, वो भी तेजस्वी के लिए वोट मांग रहे हैं? नहीं, वो जानते हो किसके लिए जाके वोट मांग रहे हैं? कहते हैं कोई उपेंद्र कुशवाहा है, उसको मुख्यमंत्री बनाओ, हमने उससे गठबंधन किया है। और उससे गठबंधन में कौन शामिल है? मायावती जी। मायावती जी का परसों वाला वीडियो देखा है जिसमें वो लगातार कह रही है कि राज्यसभा और विधान परिषद में मैं भाजपा का साथ दूंगी। सुना है वो वीडियो? सुना है? हाँ, मायावती जी कह रही हैं कि मैं भाजपा का साथ दूंगी। और ये उपेंद्र कुशवाहा बाबू तो पहले ही भाजपा की कैबिनेट में मंत्री थे, उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए आपके बीच में जाके कह रहे हैं कि मुसलमानों मुझे वोट दो। मुसलमानों में सीए एनआरसी में मजलिस के अलावा कौन खड़ा था? अरे असदुद्दीन ओवैसी साहब, आप कह रहे हैं कि सीए एनआरसी में कोई राजद का कार्यकर्ता नहीं खड़ा था, कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं खड़ा था। इमरान प्रतापगढ़ी यहाँ खड़ा होकर के आपको चैलेंज करके कहता है कि आइए मुझसे बात करिए, मैं बताऊंगा कि मैं कहाँ कहाँ खड़ा था। अरे मैं खड़ा था शाहीन बाग में 90 साल की बिल्किस दादी के साथ, मैं खड़ा था गया के शांति बाग में, मैं खड़ा था पटना के सब्जी बाग में, मैं खड़ा था टोंक राजस्थान के मोती बाग में, मैं खड़ा था केरल के आपके घर से हैदराबाद में 400 मीटर की दूरी पर जो कुली कुतुब शाह स्टेडियम है उसमें भी मैं खड़ा था। मैंने वहां भी सभा की थी और उस सभा का इनाम आपने अपनी हुकूमत से मुझे क्या दिलवाया था? बिहार वालों, आज बता रहा हूं आपसे, मेरे खिलाफ मुकदमा कायम करवाया।
तेलंगाना की केसीआर हुकूमत ने मेरा जुर्म उस मुकदमे में क्या लिखा गया है पता है आपको? ये लिखा गया है कि इमरान प्रतापगढ़ी ने हैदराबाद में ये खड़े होकर पूछा कि हैदराबाद में कोई शाहीन बाग क्यों नहीं है। ये जुर्म था मेरा। हाँ, मैं यहाँ खड़ा होकर आपसे पूछ रहा हूँ असदुद्दीन साहब कि आप सीमांचल में कह रहे हैं कि मजलिस के कारकुन पूरे हिंदुस्तान में एहतजाज कर रहे थे, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि जब हिंदुस्तान के हर शहर में शाहीन बाग थे, जब अररिया में भी एहतजाज हो रहा था, किशनगंज में भी हमारी माएं बहनें बैठी थी शाहीन बाग बना करके, तो मुझे जवाब दो कि आपके हैदराबाद में जब हमारी बहन बेटियां बुर्के में निकल के एहतजाज कर रही थी, तो आपके दोस्त केसीआर की पुलिस उन्हें उठा ले जाती थी थाने, और बुर्का नशीन बहनों को 12-12 घंटे थाने में बिठा के उन्हें सीमांचल में आके कह रहे हो कि एनआरसी का आंदोलन हमने किया। क्या हो वैसी साहब, मैं गया था आपके यहाँ तो मेरे ऊपर मुकदमा कायम करवा दिया। मुझे योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद में एक सभा करने के एवज में जानते हैं कितने करोड़ का जुर्माना मेरे ऊपर लगाया था? 1 करोड़ 4 लाख रुपए का। योगी आदित्यनाथ ने 1 करोड़ 4 लाख रुपए का मुकदमा लगवाया। ओवैसी साहब के हैदराबाद पुलिस ने मेरे ऊपर कहा कि आपने ये क्यों कहा कि हैदराबाद में कोई शाहीन बाग नहीं है, इसलिए आप पर भड़काऊ भाषण का इल्जाम है। और आप सीमांचल में आके लोगों से कह रहे हैं सीए एनआरसी। अरे सीए एनआरसी में जबरदस्ती क्रेडिट लेकर के वोट मत मांगिए। सीए एनआरसी में तो तेजस्वी भी खड़ा था, सीए एनआरसी में तो तेज प्रताप भी खड़ा था, सीए एनआरसी में राजघाट पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह भी 3 डिग्री टेम्परेचर में बैठे थे, मैं उनके साथ बैठा था। लेकिन वो एनआरसी के नाम पर, सीए के नाम पर वोट नहीं मांग रहे हैं, लेकिन आप मांग रहे हैं। भोले भाले मुसलमानों के जज्बात से खेलने की कोशिश मत करिए। सीमांचल के लोग भोले जरूर हैं, बेवकूफ नहीं है। ये बिहारी है, एक बिहारी सब पर भारी। आए हो बिहार में ये कह रहे हो कि सीमांचल बाढ़ से तबाह है, तंज कर रहे हो सीमांचल की बदहाली पर, और ये कहते हो कि हमारे 2 विधायक जीत गए तो हम सीमांचल की तस्वीर बदल देंगे। अरे ओवैसी साहब, 2 विधायकों का जो बजट होगा साल का, वो बमुश्किल उनकी निधि होगी 2-3-4 करोड़। 2-3-4 करोड़ में आधा किलोमीटर रोड नहीं बनती है। सीमांचल की बदहाली दूर होगी जब 10 नवंबर को पटना की गद्दी पर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा। तो मैंने उनसे कहा है कि तेजस्वी साहब, कल मैंने हसनपुर में उनसे कहा कि आप बताइए, आप लोगों से वादा कर रहे हैं, नौजवानों से ये कह रहे हैं कि नौजवानों, अगर तुमने हमें वोट देके मुख्यमंत्री बनाया तो जो मैं पहली कलम से साइन करूंगा वो 10 लाख नौकरियां बिहार के नौजवानों के लिए सरकारी दूंगा। ये ऐलान कर रहे हो आप, तो ये बताओ सीमांचल को क्या दोगे? तो तेजस्वी यादव ने मुझसे कहा कि इमरान भाई जाओ सीमांचल और दामन फैला के लोगों से वोट मांगो और अपना हाथ फैला के उनसे वादा भी कर लो कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाइए, कांग्रेस महागठबंधन राजद और लेफ्ट की सरकार बनाइए, और तेजस्वी यादव सीमांचल के लिए अलग से पैकेज भी देगा और सेंट्रल गवर्नमेंट की हलक में हाथ डाल के भी सीमांचल के लिए पैकेज देगा। ये लालू के लाल का वादा है। जो कि हाट वालों, मेरे भाइयों, ये लड़ाई 1-2 विधायक जिताने की नहीं है। 1-2 विधायक, अगर सरकार न हो तो 1-2 विधायक मोटरसाइकिल नहीं छुड़वा पाते हैं थाने से। मैं जानता हूं, मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं। सही है कि नहीं है? तो ऐसे हालात पैदा करो कि जिले में डीएम आए तो तुम्हारी सुने, कलेक्टर आए तो तुम्हारी सुने, एसपी आए तो तुम्हारी सुने। इस सभा का भी परमिशन नहीं दे रहे थे, मेरे हेलीकॉप्टर उतरने की परमिशन नहीं दे रहे हैं आजकल। तो ऐसी हालत कर दो, इतना झूम के वोट डाल दो कि तुम्हारी पसंद का डीएम आए, तुम्हारी पसंद का एसपी आए। 1 विधायक 2 विधायक जितवा करके क्या कर लोगे ओवैसी साहब? जब सीमांचल के लिए पैकेज लेने आना हमारे ही पास पड़ेगा, हमारे ही पास आना पड़ेगा। तेजस्वी यादव की हुकूमत ही देगी सीमांचल के लिए पैकेज। जो कि हाट वालों, एक और बहुत जरूरी बात कह रहा हूं, आपसे इन दिनों बड़ी जज्बाती बातें की जा रही हैं। फेसबुक पर अगर आप एक पोस्ट कर दोगे सरफराज आलम के, तो इनबॉक्स में आकर के 4 गालियां भी लिख जाते हैं लोग। लिख जाते हैं कि नहीं लिख जाते हैं? जो कि हाट वालों, मुझे एक बात बताओ, असदुद्दीन साहब माइक पर खड़े होकर के अल्लाह और रसूल का नाम लेकर के वोट मांगते हैं, सर पे टोपी लगा करके वोट मांगते हैं, चेहरे पे अल्हम्दुलिल्लाह उनके नूर भी है,
तो उनसे पूछो कि वो इतना झूठ क्यों बोलते हैं, इतना झूठ क्यों बोलते हैं। वो ये क्यों कहते हैं कि कोई एनआरसी और सीए में खड़ा नहीं था। अरे इमरान प्रतापगढ़ी ने सीए एनआरसी में हिंदुस्तान में 63 जगह सभाएं करी हैं, 63 जगह सभाएं करी हैं। मैं इमरान प्रतापगढ़ी हूं, मैं अररिया भी आया था, आप गवाह हैं, आया था कि नहीं आया था? आया था। और तो और एक बात बताऊं, जिस दिन सीए एनआरसी के लिए सबसे पहली लाठी चली थी पुलिस की जामिया के निहत्थे बच्चों पर, तब कोई असदुद्दीन ओवैसी नजर नहीं आया था। रात के 10:30 बजे से सुबह के 4:30 बजे तक दिल्ली पुलिस मुख्यालय के हेडक्वार्टर के सामने खड़ा होकर के इमरान प्रतापगढ़ी दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगा रहा था। कहां थे आप कहते हो कि आपने सीए एनआरसी में हिस्सा लिया। अरे असदुद्दीन ओवैसी, मैं पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को मुखातिब करके आपसे सवाल पूछता हूं कि अगर आपने सीए एनआरसी के आंदोलन में हिस्सा लिया तो मुझे एक तस्वीर दिखा दो जब आप दिल्ली के शाहीन बाग में आए हो। नहीं है कोई तस्वीर आपके पास, क्योंकि आप नहीं आए थे। मैं गया था 4 बार 5 बार गया था वहां पर। आप मुझे एक तस्वीर दिखा दो जब पटना के सब्जी बाग आए हो, आप मुझे एक तस्वीर दिखा दो। आप दिल्ली में आते थे, संसद सत्र में हिस्सा लेते थे, टीवी चैनलों के डिबेट में बैठने के लिए नोएडा भी जाते थे, लेकिन शाहीन बाग कभी नहीं आए, क्योंकि आप टीवी में तकरीर करते हो, लेकिन जहां जमीन पर उतरना होता है सरे मिंबर वो ख्वाबों के महल इलाजे गम नहीं करते, फकत तकरीर करते हैं। अरे हमारी शायरी में दिल धड़कता है जमाने का, जो हम महसूस करते हैं वही तकरीर करते हैं। मैं जब सच बोलता हूं तो मुझे गालियां देते हैं इनके ट्रोल, पूरी सोशल मीडिया की टीम लगा दी जाती है कि जाओ इमरान प्रतापगढ़ी को गाली दो। माँ बहन की गालियां, वोट अल्लाह रसूल के नाम पे मांगते हो और एक अपने ईमान वाले भाई को माँ बहन की गाली दिलवाते हो। नहीं इत्तेफाक रखता मैं तुम्हारी सियासत से, तुम अपनी सियासत करो, हम अपनी सियासत करें, लेकिन हमने तुम्हें कभी गाली नहीं दी। इस यहाँ मौजूद किसी भी भोले भाले इंसान ने किसी दूसरे सियासी पार्टी के इंसान को गाली नहीं दी, लेकिन आपके लोग गाली देते हैं और फिर जोकी हाट में खड़े होकर के मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब का हवाला देते हो। अरे ओवैसी साहब, आप मुसलमानों के इत्तेहाद के लिए तकरीरें करते हो, क्या यही इत्तेहाद है? क्या यही इत्तेहाद है? एक सगे भाई के खिलाफ एक सगे भाई को लड़ाना, क्या यही इत्तेहाद है? मुझे बताओ, क्या यही इत्तेहाद है? क्या यही एकजुटता है? सरफराज आलम के सगे भाई को सरफराज आलम के खिलाफ चुनाव लड़ा देना, बिल्कुल, क्या यही इत्तेहाद है? ये तो सीधे सीधे बीजेपी को जितवाने की साजिश है, सीधे सीधे साजिश है कि नहीं है? मुझे बताओ। वो जोकी हाट जिसे अपने खून पसीने से तस्लीमुद्दीन साहब ने सींचा, वहीं आकर के आप उन्हीं का हवाला देके बीजेपी को जिताने की कवायद करते हो। अरे असदुद्दीन ओवैसी साहब, मैदान महशर में, हश्र के मैदान में तस्लीमुद्दीन साहब आपका गिरेबान पकड़ के पूछेंगे कि आपने अपनी सियासत के लिए, आपने अपनी सियासत के लिए मेरे 2 सगे देखना, मोदी जी देखना, तोड़ देंगे तुम्हारा भरम, याद रखोगे तुम, याद रखेंगे हम, हुकूमत तेरे सारे। अगली सभा के लिए देर हो रही है, आप सरफराज भाई को जिताओ, इसी जगह पर जीत के जश्न में फिर